केजरीवाल तो चले गए जेल, लेकिन साथ ही कांग्रेस को बुरी तरह फंसा गए। कांग्रेस के दोहरे चरित्र की खुल गई पोल। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। कहते हैं राजनीति एक दलदल है और इसके चक्रव्यूह में जो एक बार फंस जाता है वो बाहर नहीं आ पाता, बस हर दिन इसमें धंसता चला जाता है। और सोचिए, जिसको ये राजनीति चांदी की थाली में परोसकर मिल गई, वो क्या तो राजनीति को समझेगा और क्या ही जनता की समस्याओं से रूबरू होगा। कुछ यही हाल कांग्रेस का है। दिग्गजों ने जो बीज बोने थे देश में बोकर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए इस पीढ़ी को शायद जबरदस्ती राजनीतिक दलदल में धकेल गए, जिनसे ना निकले बन रहा है और ना ही दलदल में रहा जा रहा है। अब सोचिए, इस कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया है कि सिर पर चुनाव है और ये अपना खोया हुआ वर्चस्व ढूंढने में लगी हुई है। एक तरफ बाकी दलों ने जमीनी स्तर पर चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं और ये अब तक मोदी को ट्विटर पर कोसने वाले एजेंडे से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अब कुछ नहीं मिला तो केजरीवाल का मुद्दा पकड़ लिया, बिना ये सोचे कि आज जिस मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, कल तक उसी मुद्दे पर केजरीवाल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। और कांग्रेस की ये हरकत हैरान भी नहीं करती, बल्कि हंसी और आती है ये सब देखकर। ना आप इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया कहिएगा, ना ही उसकी राजनीति। इसे तो सीधा सीधा बेवकूफी कहा जाना चाहिए। हाँ, हैरानी इस बात पर जरूर हो सकती है कि कैसे छोटे बड़े सारे नेता राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाकर पुराना सब कुछ भूलकर नए तरीके की राजनीति कर रही हैं। मतलब जब केजरीवाल के सामने चुनावी हुंकार भरनी हो तो वो घोटालेबाज हो जाते हैं, जब उनके साथ मिलकर मोदी के सामने खड़ा होना हो तो लोकतंत्र की हत्या तक का राग अलापने लगते हैं। ये कांग्रेस क्या राजनीति करेगी और कैसे करेगी, समझ से परे है। अब आप कहेंगे कि मुझे कांग्रेस की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? फिक्र तो देखिए होगी ना। सरकार नहीं बना पाएंगे तो कम से कम हमें मजबूत विपक्ष तो मिल जाएगा, जो कि देश के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खुद सरकार। लेकिन हम मात खा रहे हैं क्योंकि हमारा विपक्ष भी कमजोर है। खैर, कांग्रेस पर ये इतना सारा ज्ञान मैंने आपको क्यों दिया, उसका कारण जान लीजिए। एक वक्त था जब राहुल को लेकर पूरी कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि वो 2024 में पीएम जरूर बनेंगे। हालांकि चुनावों से 20-25 दिन पहले तक, यानी अब तक भी कांग्रेस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में मोदी के साथ साथ अपने सारे प्रतिद्वंदी को खरी खोटी सुनाती रहती थी। 10-12 साल पहले हाथ से दिल्ली निकलने का मलाल था ही, तो जब मौका मिलता केजरीवाल को जमकर कोसने लगते। फिर खुलासा हुआ दिल्ली में शराब नीति घोटाले को लेकर, तो जैसे कांग्रेस को तो ब्रह्मास्त्र मिल गया। सारे कांग्रेसी एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और केजरीवाल की सरकार को कोसने लगे। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने पहले की तो बात है। ऐसी ऐसी बातें कह डाली, मतलब सोचिए, इस्तीफा तक मांगने पर उतारू हो गए। और अब जब केजरीवाल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है तो अब मीठी मीठी बातें करते हुए कांग्रेस थक नहीं रही। आप जानते ही हैं, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेसी केजरीवाल के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं। अभी साथ हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले का नजारा क्या था, जरा आपको कांग्रेस नेताओं का पहले वाला बयान सुनवाते हैं। एक एक करके सुनते जाइए। क्या है शराब का लिकर स्कैम? क्या है लिकर स्कैम? सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिन जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए
इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं। तो आज कांग्रेस पार्टी से ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं दो ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ ये बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर, और ये शिक्षा की। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो, याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए। क्योंकि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया है, वो 12 घंटे की छानबीन, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिसमें प्राथमिकता पे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का है, लुकआउट नोटिस साबित करता है, सबूत हैं, अपराधी जो आरोपी हैं उनमें डर है और वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये हमें भी लगता है इस कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और कड़े सवाल। पहला सवाल तो ये कि आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे, उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया, और किसकी शरण में गए? उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में, जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना मिले? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। दूसरा सवाल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं
कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में से 62 विधायक वाली पार्टी को 8 विधायक वाला दल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर भी रहा हो, क्योंकि मोदी जी का यही काम है। लेकिन अगर कोई संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है, अगर मनीष सिसोदिया जी को एकनाथ शिंदे बनाकर उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी का पहला फर्ज है कि उसका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कौन कर रहा है, ये दिल्ली और देश की जनता को बताएं। और अगर नहीं बताएंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरे देश में घूमकर चुनाव लड़कर विपक्ष के वोट को बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसी ही कुछ सांठगांठ हिमाचल और गुजरात के चुनाव के लिए भी हो गई है। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूँ ये शर्मनाक है। महाराणा प्रताप और जाति को ढाल बनाना शर्मनाक है। ये काम बंद कीजिए, दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा लें सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का, और सीबीआई अपनी जांच को आगाज से अंजाम तक पहुंचाए। सुन लिया आपने किस तरीके से ये कांग्रेसी केजरीवाल को कोस रही है। अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आ जाइए। मौजूदा वक्त में जब अलायंस हो गया तो देखिए कैसे कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। देखिए, आपने देखा है कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रहा। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक स्टालिन सब लोग रहे और एक मैसेज संदेश एकजुटता का दिया है। डरेंगे नहीं, ये साफ हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस का एक एक घटक दल मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये संदेश यहाँ से आज साफ दे दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर ईडी ने समन किया, वो भी हालांकि नए केस में कार्रवाई को ये चलता रहेगा। अभी हमें मालूम है इसकी रफ्तार और तेज होगी। बीच चुनाव में आपको मालूम है एक तरफ प्रधानमंत्री जी सभाएं करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष को कुचलने की कोशिश होगी। ईडी के माध्यम से उन्हें घंटों बिठाकर पूछताछ करके समय बर्बाद करने का एक विफल प्रयास होगा। राहुल जी ने कहा 55 घंटे ईडी ने उन्हें बुलाया, पूछताछ की, 2 साल होने वाले हैं, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। तो लोग इन खेलों को समझ चुकी है पूरी तरीके से। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध है। इस पे कोई जवाब केंद्र की भाजपा सरकार के पास नहीं। 400 पार क्या मोदी लहर भी बरकरार है, आपको लगता है? नहीं, लहर जिनकी लहर होती है ना, वो स्थिर सरकारें। आपने देखा चंडीगढ़, आपने देखा अपना झारखंड, आपने देखा भी हरियाणा में कैसे औंधे मुंह। तो जो चुनी हुई इस तरह की 400 पार का दावा करती है, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लाती है। रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? बेरोजगारी महंगाई पर आप बात कर रहे हैं, है ना? कुछ कानून आप विवादित समय में लाकर सिर्फ मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। हम लोग गारंटियां लेकर आए हैं, उन गारंटियों का क्या तोड़ है? अगर आपने कुछ किया होता तो राहुल जी को युवाओं को गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। आपने अगर किसानों को एमएसपी पे कानून दे दिया होता, आय दुगनी होती, तो राहुल जी को ये कांग्रेस को ये गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं अगर देश में सुरक्षित होती, न्याय मिल रहा होता, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाकर साक्षी मलिक को या बिल्किस बानो को न्याय देना पड़ता है और हमें नारी न्याय की बात ना करनी पड़ती। आज हमें बात करनी पड़ रही है क्योंकि एक तरफ देखिए आप भाजपा के 10 साल का कुशासन, तानाशाही, अन्याय के ऊपर राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा भारी पड़ गई है। मर्डर है डेमोक्रेसी का। बिल्कुल, ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बीजेपी जान गई है कि जनता इस मन में है कि हम इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट बहुमत दें। आप कह रहे हैं सर ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक कुठाराघात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र पर एक ये हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जो चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली के जो सैकड़ों मिसाल आ चुके हैं और इसे बिल्कुल साफ हो गया है। और जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाता बंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन।
लेकिन हाईकोर्ट से आप लोगों को झटका मिला, आप लोगों की प्ली थी वो डिसमिस कर नहीं, हम दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, जो कुछ हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक रास्ता है, हम उसको पूरी तरीके से उसका फायदा उठाएंगे और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है हम जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि इसका असर चुनावों पे पड़ेगा क्या? क्या आपको लग रहा है कि चुनावों से पहले नहीं, लोग जान गए हैं ना, लोग जान गए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और प्रधानमंत्री ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई विपक्ष की पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, मुक्ति मोर्चा की पार्टी वो सत्ता में हो, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऑपरेशन लोटस सभी राज्यों में, ये तो ऑपरेशन कीचड़ है, ऑपरेशन लोटस तो है ही नहीं। तो सभी जगहों में ये सिर्फ वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी बनाना चाहते हैं और हमारा जो सारा देश आज मैं कह सकता हूँ कि ओपीडी में है। और ओपीडी जानते हैं आप, जब अस्पताल में जाते हैं आप ओपीडी में जाते हैं पहले, तो आज हमारा सारा देश ओपीडी में है। 1% डिक्टेटरशिप। बहरहाल कांग्रेस के इस दोहरे रवैये से आप हैरान मत होइएगा, आदत डाल लीजिए। जनहित के मुद्दे छोड़ कांग्रेस ने बाकी सारे कामों को करने का बीड़ा जो उठा लिया है और फिर कहते हैं कि चुनावों में ईवीएम हैक हो जाती है। खैर, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।